नमस्कार, सुप्रभात। मैं सतन कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल भोला बाजार। आज हम सभी लोग रजिया सज्जाद जहीर जी द्वारा लिखित नमक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि नमक एक खाद्य पदार्थ होने के साथ ही साथ दैनिक जीवन में इसका उपयोग है और इसी नमक शीर्षक के माध्यम से रजिया सज्जाद जहीर जी ने दो देशों के बीच होने वाले जो आपसी वैमनस्य है, विचारधारा है, जो अपनत्व है, लगाव है, जो दूरियां हैं, जो नज़दीकियां हैं, उसको उन्होंने प्रकाशित करने का प्रयास करती हैं। नमक एक ऐसा शीर्षक है जिसके माध्यम से रजिया सज्जाद जहीर ये भी बताने का प्रयास करती हैं कि सरहदें दो देशों का बंटवारा कर सकती हैं। सरहदें जो होती हैं दो देशों की सीमाओं का बंटवारा कर सकती हैं, लेकिन उन देशों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो एक दूसरे देशों के लोगों के प्रति जो उनके अंदर लगाव है, जो प्रेम है, जो निष्ठा है, उसको सरहदें कभी बांट नहीं सकती हैं। सरहदें उसको बांट नहीं सकती। इस पूरे नमक शीर्षक के माध्यम से जो देशों के बीच में सीमाओं को लेके विवाद रहते हैं, एक देश दूसरे देश की सीमाओं का उल्लंघन करता रहता है या सीमाएं दो देशों को अलग कर देती हैं, यहाँ से भारत है, यहाँ से पाकिस्तान है। लेकिन रजिया सज्जाद जहीर जी ये बताने का प्रयास करते हैं, भले ही सीमाएं दो देशों के, दो मुल्कों के लोगों के अंदर अलग अलग नामकरण कर देते हैं कि हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, लेकिन उन लोगों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, जो सहानुभूति है, उसको यह सीमाओं के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह से आइए हम इस पाठ के माध्यम से समझें कि आखिर में रजिया सज्जाद जहीर जी नमक नामक पाठ शीर्षक के माध्यम से हमें क्या बताना चाहती हैं। वह अपनी इस रचना का नाम नमक ही क्यों रखी है, कोई अन्य दूसरा शीर्षक क्यों नहीं दी। भारत पाकिस्तान बंटवारा भी दे सकती थी, आपसी शत्रुता लगाव भी दे सकती थी, ताकि उन्होंने नमक ही क्यों दिया, यह अपने आप में एक प्रश्न है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि रजिया सज्जाद की नमक शीर्षक कहानी, थोड़ा सा हम समरी आपको बता दें पहले इस नमक पाठ में है क्या। तो रजिया सज्जाद जहीर की नमक का शीर्षक कहानी भारत पाकिस्तान, या यूँ कहा जाए पाक मतलब पाकिस्तान, विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के जो माहौल है, जो लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, जो सहानुभूति है, उसको टटोलने का काम करती है। उसकी एक मार्मिक कहानी है दिलों को टटोलने की। इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं के सवाल खड़े किए जाते हैं। विस्थापित अर्थात अब देखिए कि विस्थापित जब होता है, भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बनते हैं, तो यह कहा जाता है कि जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वह भारत से पाकिस्तान जा सकते हैं, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो भारत में रहना चाहते हैं वह भारत में जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत लोग परिवर्तन करते हैं, एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाते हैं, काफ़ी सस्ते दामों में अपनी ज़मीन, खेत खलियान इत्यादि बेच के दूसरे देश में शिफ्ट रहने के लिए जाते हैं।
कई लोगों के काम धंधे रोजगार जमे हुए रहते हैं, तो वह लोग उसको छोड़ के दूसरे देश में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि जगह जगह पर प्रतिबंधित चीज़ों का भी और जो आपसी भाईचारे और सौहार्द का जो माहौल होता है वह हिंसात्मक में परिवर्तित हो जाता है। कहीं कहीं हिंसक झड़पें भी देखने को मिलती हैं। इस नमक कहानी के माध्यम से रजिया सज्जा जहीर ये भी बताने का प्रयास करती हैं कि एक व्यक्ति जो लाहौर का रहने वाला है, बंटवारे के पहले लाहौर, अमृतसर, पेशावर, रावलपिंडी इत्यादि सब एक थे, चाहे दिल्ली, चाहे कलकत्ता, चाहे मद्रास, सभी एक मुल्क थे। बंटवारा होता है लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी इत्यादि प्रमुख जो शहर होते हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में चले जाते हैं। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब, हरियाणा इत्यादि भारत के हिस्से में हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि लाहौर में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति दिल्ली में नौकरी कर रहा है, नौकरी उसे मिल गई है, बंटवारा हुआ तो उसका पैतृक भूमि तो लाहौर है, लेकिन कर्मभूमि कहाँ है? दिल्ली है। तो जब कर्मभूमि दिल्ली होने के कारण उसके जो परिवार है, उसके माता पिता हैं, वह लाहौर में हैं, लेकिन वह कर्मभूमि दिल्ली होने के कारण वह दिल्ली में है। भले वो अपने माता पिता से अलग हो गया, अपने पारिवारिक लोगों से अलग हो गया, लेकिन फिर भी उसके हृदय में अपने परिवार के लोगों के प्रति जो चेतना है, जो सहानुभूति है, जो अपनत्व है, वह आज भी उसी तरह से बनी हुई है। उसी तरह से कोई भारतीय जिसका जन्म स्थान कलकत्ता है, कानपुर है, वह ढाका में नौकरी कर रहा है, बंटवारा हुआ तो ढाका जैसा आप जानते हैं कि आज बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं, यह बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 के गृह युद्ध के कारण बांग्लादेश भारत के प्रयास से एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आता है और इस तरह से वह आज एक स्वतंत्र बांग्लादेश के नाम से उसकी पहचान होती। लेकिन यह देश कभी किस नाम से था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। तो कानपुर का कोई व्यक्ति जो ढाका में नौकरी कर रहा, बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के हिस्से में पड़ गया ढाका, तो कर्मभूमि उसकी ढाका हो गई तो वहीं रह गया। लेकिन उसके जो परिवार के लोग हैं वह कहाँ रह गए? कानपुर में, हिंदुस्तान में। तो रजिया सज्जा जहीर ये बताने का प्रयास करती है कि बंटवारा होने से लोग अलग अलग तो हो गए, लेकिन अलग होने के बावजूद उनके अंदर जो विचारधारा है, जो अपनत्व की भावना है, जो आपसी प्रेम और लगाव है, उसको सरहदें कभी भी अलग नहीं कर सकती हैं। क्योंकि व्यक्ति का जो प्रेम है, जो स्वभाव है, उसको सरहदों के द्वारा बांटा नहीं जा सकता है। तो इस तरह से इस पाठ में हमें यह देखने को हमको मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, परीक्षाओं में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। इसके पठित गद्यांश के रूप में भी विगत वर्षों से कई वर्षों में इस पाठ से क्वेश्चन आए। सेकेंड टर्म का है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यूँ कहा जाए, जो देश के विभाजन के एक त्रासदी के घटना को केंद्र में रखते हुए लिखा गया है कि देश के विभाजन के बाद किन किन चीज़ों की समस्याएं देश में हुई, कैसे लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, कैसे लोग सांप्रदायिक ताकतों के शिकार हुए, सांप्रदायिक दंगों में किस तरह से लोगों के जीवन में खलन डाल दी और लोग किस तरह से मजबूरन उनके अंदर सांप्रदायिक ताकतों ने एक दूसरे के खिलाफ वैमनस्य
करुणा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि भावनाओं को भरने का प्रयास कर दे। तो आइए, इसमें 3 पात्र हैं, एक सिख बीवी है और एक साफिया है और इस तरह से उनका भाई है, कस्टम अधिकारी है, ऑफिसर है। तो इस तरह से इसके 3-4 पात्र हैं। ये पूरी जो कहानी नमक 3-4 चरणों में शुरू होती है और चलती है। तो देखते हैं कि शुरुआत करते हैं नमक। उन सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान रह गई। एक सिख बीबी अर्थात पंजाबी औरत को देखकर सफिया हैरान हो गई, रह गई। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। सिख बीबी का जो चेहरा था हुबहू साफिया के माँ से मिलता जुलता था। वही भारी भरकम जिस्म, वही भारी भरकम शरीर, छोटी छोटी चमकदार आंखें, उनकी छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी, जिसमें नेकी है लोगों को मदद करने का हौसला, मोहब्बत लोगों से प्रेम करने का जज्बा, रहमदिली लोगों के दुख में शरीक होने का रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, और चेहरा इतना, उनका स्वभाव इतना, व्यक्तित्व इतना खुला हुआ जैसे कोई खुली हुई किताब। वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा, और एकदम सफ़ेद बारीक और मलमल के दुपट्टा वह लगाए हुए, जैसा उसकी माँ मुहर्रम में ओढ़ा करती हैं, जैसी साफिया की माँ मुहर्रम के दिनों में ओढ़ा करती हैं। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। जब साफिया ने उनके तरफ कई बार प्रेम भरी नज़रों से देखा, तो सिख बीबी ने अपने बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि यह मुसलमान है, और फिर उन्हें बताया गया कि यह मुसलमान है। कल ही सुबह लाहौर जा रही है, और कल ही सुबह यह लाहौर जा रही है। तो ऐसे स्थिति में अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जा रही है, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा। इनके भाई इन्हें कई साल से नहीं देखे। लाहौर का नाम सुनकर वो उठकर साफिया के पास आ बैठी। जैसे सिख बीबी को यह पता चला कि लाहौर जा रही हैं, तो लाहौर का नाम सुनते ही वह उठ के आकर उनके पास बैठ गई। उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, और वह लाहौर के बारे में बताने लगी उनका जो लाहौर शहर है कितना प्यारा है। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, वहाँ के लोग कैसे उम्दा दिली के होते हैं, खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने, अच्छा खाने के और नफीस कपड़ों, शौक वाले अर्थात अच्छे कपड़ों के शौकीन होते हैं। सैर सपाटे के रसिया, सैर सपाटे अच्छी अच्छी जगहों के घूमने के आदी होते हैं। जिंदा दिली की तस्वीर, और जो दिल में आए वही कह देते हैं। ऐसा साफिया को कौन बता रहा है? सिख बीबी बता रहे हैं। सिख बीबी तो इस बात से यह भी आभास होता है कि सिख बीबी कहाँ की है? वह भी लाहौर की है। साफिया भी कहाँ की है? लाहौर की है। तो सिख बीबी जो पंजाबी है वह भी लाहौर की रहने वाली है, और साफिया भी पंजाब की रहने वाली है। और इस तरह से वह बताते हैं। दोनों कब मिलते हैं? कीर्तन होता रहा, कीर्तन हो रहा है, अर्थात किसी के घर कीर्तन हो रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं, धीरे धीरे एक दूसरे को कुछ बताती रहीं, या लाहौर जैसे शहर के बारे में एक दूसरे को बताती रहीं। साफिया ने एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हुए होंगे। साफिया बीच बीच में रह के पूछ लेती थी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हुए होंगे। तो माता जी साफिया ने किसे कहा?
सिख बीबी को कहा। तो उन्होंने माता क्यों उन्हें कहा? क्योंकि सिख बीबी उसके माँ के स्वभाव जैसी उनका भी स्वभाव मिलता जुलता था। उसी उम्र की वो लग रही थी, वैसी शरीर थी, वैसी चमकदार आंखें थी, उसी तरह की दुपट्टा वह भी लगाई थी जैसे मुहर्रम के दिनों में साफिया की माँ क्या करती थी? लगाती थी। इस तरह से रसिया जिंदा दिली की तस्वीर यूं कहा जाए। हाँ बेटी, कहती हैं हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तभी हम आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई, वैसे चिंता कोई बात नहीं, अब हमारी यहाँ भी कोठी बन गई है, बिजनेस है, व्यापार भी यहाँ हो गया है, सब ठीक ही है, सब कुछ ठीक है। पर लाहौर बहुत याद आता है, पर लाहौर मुझे बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर है, लेकिन जी मतलब यहाँ जी मतलब हृदय से कहती हैं कि हमारा वतन आज भी याद आता है। हमारा वतन जी से लाहौर है, यानी हृदय से क्या है? लाहौर है। भले हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन आज भी मैं अपने वतन लाहौर को मानती हूँ। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं और इस तरह से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह आंसू बूंद के रूप में गिरते हैं और आंचल में समा जाते हैं। आंचल मतलब दुपट्टे का किनारा या साड़ी का किनारा। बात आगे चल पड़ती है, धीरे धीरे आगे बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती सारा लाहौर। सारा लाहौर मतलब प्यारा लाहौर। बात आगे चल पड़ती है, कुल मिला जुला के बात आगे कितना भी चलती है, लेकिन एक ही बात पर आके रुक जाती है, सारा लाहौर प्यारा लाहौर। कीर्तन को 11 बजे खत्म हुआ। 11 बजे के समय तक कीर्तन चलता रहा, खत्म भी हुआ। जब ये प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी, जब ये प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी, कीर्तन समाप्त होने के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद वितरण होने के बाद वह प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई, और साफिया के सलाम में वह दुआएं देते हुए कि रुखसत होने लगी, अर्थात एक दूसरे से अलग होने लगी। तब साफिया ने धीमे स्वर से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। फिर साफिया ने धीरे से कहा, आप लाहौर से कोई सौगात, कोई उपहार मंगाना चाहती हैं, कोई ऐसी वस्तु मंगाना चाहती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं तो हमें हुक्म दीजिए, अर्थात मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लाहौर जा रही हूँ, कल आपकी वस्तु में लेते हूँ। जब यह कह देती है साफिया तो फिर हुक्म दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, साफिया दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचा कर बहुत से आहिस्ता से बोली, बहुत आहिस्ता से धीरे से बोली, अगर ला सको थोड़ा सा लाहौरी नमक। सिख बीबी कहती हैं कि तुम ला सकती हो तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लेते आना। उसके बाद से साफिया को जब वह कहती हैं सिख बीबी कि ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना, अब माँ के समान दिखने वाली सिख बीबी के द्वारा एक छोटा सा उपहार, वह अभी किसके रूप में? लाहौरी नमक के रूप में, लाहौरी नमक लाना के बात साफिया जब सुनती हैं तो अपने आंखों रूपी पलकों को झुकाकर उन्हें इस बात का आश्वासन देती हैं कि मैं आपके लिए वह लाहौरी नमक जरूर लेके आऊँगी, जरूर लेके आऊँगी। उसके बाद से दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और इस तरह से साफिया अगले दिन वह लाहौर के सर में जाती हैं और इस तरह से वहाँ पर उनके भाइयों के द्वारा
उनके जो परिवारजन हैं उन लोगों के बीच में कैसे उनके 15 दिन गुजर गए उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला। इस तरह से उनके जब 15 दिन गुजर गए तो सभी लोग यही सोच रहे थे कि काफ़ी दिनों बाद साफिया लाहौर आई हुई हैं, तो कोई उपहार देता था, कोई अच्छे उम्दा खाना खिलाने का प्रयास करता था, कोई अच्छी जगहों को घुमाने का उन्हें बंदोबस्त करता था। इस तरह से कब उनके 15 दिन गुजर गए और 15 दिन के बाद जब समय आया तो उनके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती थी कि जो सिख बीबी अर्थात जिसको अपनी माता मान चुकी थी, क्योंकि सिख बीबी उनकी माँ के समान दिखाई देती थी। सिख बीबी का जो प्रश्न था उनके मन में हमेशा इस बात का संकेत देता था कि वो अपने माँ से जो वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे और इस तरह से वह लाहौरी नमक लाने का वह बंदोबस्त करने लगी, अर्थात उसके बारे में सोचने